हेलो फ्रेंड, सीटेट 2020। तो स्वागत है आपका सीटेट की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपी के दिसंबर 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो हमारे चैनल पर सारी प्रिपरेशन कराई जा रही है। सीडीपी के लेक्चर वीडियो भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। लेक्चर वीडियो देखने के लिए सीडीपी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर के आप लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज करने वाले हैं हम दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या मतलब होगा उसका। फर्स्ट आपका ऑप्शन है, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। सेकंड ऑप्शन है आपका, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। थर्ड ऑप्शन है आपका, समझने के लिए एक अधिगम से आनंद प्राप्त करना। फोर्थ ऑप्शन है आपका, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। तो जब विद्यार्थी किसी पुरस्कार को पाने की इच्छा से बार बार किसी एक गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जब विद्यार्थी इस इच्छा से किसी भी काम को करता है कि उसे पुरस्कार मिलेगा, जैसे कि आप एक बच्चा है जो अच्छे काम कर रहा है तो आप उसको चॉकलेट दो या फिर कुछ भी दो, तो वो अगर वो पुरस्कार की इच्छा से ही काम कर रहा है तो उसका किससे संबंधित नहीं तक, तो इसमें कैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की, या फिर अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर राइट होगा सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपका? सेकंड। क्योंकि जब बालक किसी भी सामाजिकरण में पुरस्कार एवं दंड का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, इसके द्वारा जब विद्यार्थी अपने आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करता है, अपने आदर्शों और मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करता है, तो उस स्थिति में जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की ही इच्छा से बार बार किसी भी काम को करता है जो प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित भी नहीं होता है, जैसा कि जो उस गतिविधि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित भी नहीं होता है, तो विद्यार्थी में क्या उत्पन्न हो जाता है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास उत्पन्न हो जाता है विद्यार्थी के अंदर। नेक्स्ट है आपका, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है, यानी कि संज्ञान और संवेग में दोनों में कैसा संबंध है, संज्ञान और संवेग में कैसा संबंध है। तो इसका क्या सही होगा? द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब इनका कोई संबंध नहीं है। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं और एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? देखो, संवेदी जो सूचनाएं होती हैं उनको ग्रहण करना के और उपयोग या समझ कहते हैं। संवेगी जो सूचनाएं होती हैं जो उनको ग्रहण करके जो उनका उपयोग करते हैं हम, तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञान या समझ कहते हैं। और जब बालक का संवेगात्मक वातावरण उसके व्यक्तित्व के भावात्मक और अन्य व्यक्तियों तथा परिस्थितियों के प्रति उसके भाव से निर्मित होता है, तो बालक या शिक्षार्थी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, उसकी शिक्षा उसके ज्ञान तत्व का अनुभव की सीमा तक विस्तृत की जाती है। शिक्षक तथा परिवार के साथ उसकी अन्योन्याश्रयता बढ़ती जाती है। शिक्षक और परिवार के साथ उसकी जो अन्योन्याश्रयता है, जो संबंध है, वो बढ़ता जाता है। पियाजे के अनुसार बालक के अंदर जो संज्ञान का विकास है ना, अनेक संवेगों द्वारा प्रभावित अवस्थाओं से गुजरता है। बालक के द्वारा जो संज्ञान का जो विकास होता है, उसकी समझ का जो विकास होता है, वो बहुत से संवेगों को द्वारा गुजरता है। जन्म के समय संवेग निश्चित रूप से विद्यमान नहीं होते हैं। बाद में धीरे धीरे बालक ऐसी निश्चित प्रक्रियाएं करता है जिसके ज्ञात होता है कि उसे सुखद या दुखद अनुभूति हो रही है। अतः संवेग और संज्ञान एक दिशीय संबंध के अंतर्गत आते हैं। तो संवेग और संज्ञान किसके अंतर्गत आते हैं? आपके एक दिशीय संवेग, एक दिशीय सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में
से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी कि सीखने को, अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना, तो इनमें से कौन से कारक है जो आपको सीखने को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसमें से कौन सा कार्य ऐसा है जो आपके अधिगम को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 पहला और दूसरा सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 दूसरा और तीसरा सही है, या ऑप्शन नंबर 4 पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो कौन सा सही है इसमें? देखो ये कह रहा है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्या है, जो इसमें वे तत्व आते हैं जो अधिगम के स्तर को सुधारने और वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इसमें कौन से तत्व आते हैं जो अधिगम के स्तर को, यानी कि जो हमारे सीखने के स्तर होता है उसको सुधारने और वृद्धि में सहायक होते हैं, उन्हें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कहा जाता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आपके अभिप्रेरणा है, पुनर्वलन है, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण है, परिपक्वता, भौतिक योग्यता और क्षमता, विषय वस्तु की रचना, व्यवस्था और अर्थपूर्णता प्रमुख हैं। अभिप्रेरणा के द्वारा ही विद्यार्थी की अभिरुचि, बौद्धिक योग्यता में विद्यार्थी के सामवेगिक स्वास्थ्य, विषय वस्तु की रचना के अंतर्गत शिक्षा शास्त्रीय रणनीति तथा पुरस्कार एवं दंड के द्वारा विद्यार्थी के अधिगम को सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों का विशेष प्रभाव होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर पहला सही होगा इसका, क्योंकि विद्यार्थी की अभिरुचि, जो विद्यार्थी की अभिरुचि होती है वो भी अधिगम को सुधारने में प्रभावित होती है। जब विद्यार्थी को रुचि होगी किसी चीज को सीखने की तो वो जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, जब विद्यार्थी का स्वास्थ्य अगर सही होगा तो वो सीखेगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, जब आपकी शिक्षा शास्त्रीय यानी कि पढ़ाने की जो रणनीतियाँ अगर वो अच्छी होंगी तो ही विद्यार्थी सीखेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये चारों ऑप्शन ही आपके राइट होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा आपका। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कि इनमें से ज्ञान की प्रक्रिया का, सार्थक संरचना की प्रक्रिया का पहलू कौन सा है इनमें से? तो इसमें पहला है आपका उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, दूसरा है आपका लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, और तीसरा है आपका सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, और चौथा है आपका पुरस्कार एवं दंड। तो इनमें से आपका कौन सी सार्थक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक होगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा आपका, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय, यानी कि बाल्यावस्था की जो अवधारणा है उससे क्या अभिप्राय है? पहला आपका यह है कि बच्चे सोने से शुरुआत करते हैं और उसके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा है आपका यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। थर्ड है आपका समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक सामाजिक संरचना है। फोर्थ है आपका यह कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तो इसमें बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, बाल्यावस्था की जो अवधारणा है आपकी उससे क्या मतलब है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। कौन सा राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। क्यों राइट होगा? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। एक इसमें टैग वर्ड भी आ रहा है आपका, जहां भी विभिन्नता आ जाए वो ऑप्शन आपका 100% राइट होगा। और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है कि बाल्यावस्था और के बाद जो आती है वो होती है शैशवावस्था। बाल्यावस्था और शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है वह अवस्था जन्म के बाद की दूसरी अवस्था होती है। जो यानी कि जो बाल्यावस्था होती है आपकी, शैशवावस्था के बाद की अवस्था जो होती है बाल्यावस्था, वो जन्म से दूसरी अवस्था होती है।
यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से पाई जाती है। जो आप सारे समाज में, यानी कि प्रत्येक समाज में, पूरे समाज में जैसे ही बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है वैसे ही वातावरण से उसका परिचय कराया जाता है और अलग अलग ज्ञान तथा अनुभवों से संपर्क भी कराया जाता है उसका, यानी कि जो अलग अलग ज्ञान, यानी कि अलग अलग समूहों से, अलग अलग धर्मों के लोगों से बच्चे को मिलाया जाता है। यह अवस्था सीखने के लिए बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है। ये सभी संदर्भ अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होते हैं। बाल्यावस्था में बालक के अंदर सामाजिकता भी आती है तथा वह समझने लगता है कि उसके पास पड़ोस में कौन है तथा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? देखो, बाल्यावस्था की जो आपकी आयु होती है वो होती है आपके 6 से 12 वर्ष, और जिसमें पूर्व बाल्यावस्था होती है 6 से 8 वर्ष और मध्य बाल्यावस्था होती है आपकी 8 से 10 वर्ष, तथा उत्तर बाल्यावस्था जो होती है आपकी वो होती है 10 से 12 वर्ष। यानी कि बाल्यावस्था जो होती है वो आपकी 3 होती हैं। बाल्यावस्था की जो आयु होती है टोटली वो होती है 6 से 12 वर्ष, जिसमें से पूर्व जो बाल्यावस्था होती है आपकी 6 से 8 वर्ष, और मध्य जो बाल्यावस्था होती है, मध्य बाल्यावस्था जो होती है वो होती है आपकी 8 से और 10 वर्ष तक, और जो आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है वो होती है आपकी 10 से और 12 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था कौन सी होती है आपकी? 10 से 12 वर्ष तक। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। नेक्स्ट है आपका, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते। तो इसमें से मध्य बाल्यावस्था की कौन सी अवस्था है कि आपकी? तो मध्य बाल्यावस्था जो आपकी है वो है आपकी 8 से और 10 वर्ष तक। कौन सी अवस्था है वो आपकी? वो है आपकी 8 से और 10 वर्ष तक। तो इसमें कौन सी अवस्था आएगी आपकी? मध्य बाल्यावस्था को विद्यालय जाने की अवधि भी माना जाता है। इस अवस्था में बालक अपने शरीर की देखभाल ठीक प्रकार से करता है तो दूसरों के साथ भी ठीक व्यवहार करने लगता है। यह चलते हुए या नीची जगहों पर चढ़ते हुए आदि दैनिक कार्यों को कुशलता से संपादित कर लेता है। मध्य बाल्यावस्था भावों को भी अंतर्निहित करने की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बालक अपनी शारीरिक और बौद्धिक प्रगति तो करता ही करता है, किंतु भावों की दृष्टि से भी विकास नहीं कर पाता। यही कारण है कि बच्चे तार्किक तथा मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की द्वितीय एजेंसियां होती हैं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां होती हैं, प्राथमिक एजेंसियां होती हैं और मध्य एजेंसियां होती हैं। परिवार और समाज, पास पड़ोस, यानी कि परिवार और पास पड़ोस, तो बच्चे के समाजीकरण की वो कौन सी एजेंसियां होती हैं, कौन सी होती हैं? तो समाजीकरण क्या है आपका? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके मध्य से मनुष्य समाज में विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां आदि को सीखता है। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण वह है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी समाज में व्यवहार, उसके रीति रिवाज और उसकी जो गतिविधियां होती हैं उनको सीखता है। बच्चों के समाजीकरण संबंधी विश्लेषण और अध्ययन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक मानदंडों का, संस्कृति का सबसे अधिक महत्व होता है। ऐसी स्थिति में यह प्राथमिक एजेंसियां की भूमिका निभाती है जिसके अंतर्गत परिवार एवं पास पड़ोस आते हैं। तो आपकी प्राथमिक जो एजेंसियां होते हैं, बच्चे शुरुआत में कहाँ सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं, और परिवार से निकल के कहाँ सीखते हैं? आपके पास पड़ोस में सीखते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका वो है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अंत्य व्यक्तिनिष्ठता, खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ या ढांचा। तो उसको क्या कहा जाता है वाइगोत्स्की के अनुसार? जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा
विस्तारित करता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका पाड़ या ढांचा। पाड़ या ढांचे का मतलब क्या है? पाड़ का मतलब क्या है आपका? सहयोग। पाड़ का क्या मतलब है आपका? सहयोग। रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की के अनुसार खोजपूर्ण अधिगम एक वयस्क बच्चे के लिए निष्पादन के अंतर्गत वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सभी मानसिक या बौद्धिक क्रियाएं पहले बाहरी समाज की दुनिया से घटित होती हैं और फिर बाद में अंतः क्रियाओं द्वारा बच्चे अपने समुदाय की संस्कृति को सीखते हैं। तो पाड़ का मतलब होता है आपका सहयोग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सही होगा आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका? 2। खोजपूर्ण अधिगम पूछ रहा है ना वो, तो इसे क्या कहा जाता है वो ये पूछ रहा है, तो इसे खोजपूर्ण अधिगम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा आपका? खोजपूर्ण अधिगम कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। किस अवस्था पर दर्शा रहा है वो? यानी कि कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या बोल रहे हैं वो? आदान प्रदान परंपरागत, कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत। तो इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा आपका। क्यों होगा भाई? क्योंकि लॉरेंस के जो नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं तो उसमें आदान प्रदान अविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। लॉरेंस कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण प्रस्तुत किए हैं जिनमें प्रत्येक चरण बालक की नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक महत्वपूर्ण है। आदान प्रदान या विनिमय नैतिक विकास के द्वितीय चरण में तथा परंपरागत अवस्था तीसरे चरण में रखे गए। अतः प्रश्न में दिए गए कथन में नूर द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत आदान प्रदान एवं परंपरागत अभिविन्यास को ही पर ही आधारित है। किस पर आधारित है आपका? ये आदान प्रदान और परंपरागत पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है इनको? जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान। क्या कहा जाता है? जेंडर रूढ़िवादिताएं। क्या कहा जाता है? जेंडर रूढ़िवादिताएं। कि लोग ना विभिन्न समाज के लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जानी प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? लोग ये अवधारणा बना लेते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता बना लेते हैं कि लड़कियां तो ये काम कर सकती हैं, लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़के ये नहीं कर सकते हैं, लड़के वो नहीं कर सकते। तो इस तरीके का लोग जो हैं वो अपनी एक जेंडर रूढ़िवादिता बना लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर राइट होगा आपका। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ये क्या कर रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहा है। वो कह रहा है कि हाल ही में पाठ्यचर्या के अनुसार जो वह पिता घर के कामों को करता है और माता बाहर के कामों को और साहसीपना दिखाती है। तो इसका मतलब कि वह जेंडर जो आपकी रूढ़िवादिता है उनको समाप्त कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती हैं? पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, या फिर संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। तो इसमें क्या
वो हो सकता है, क्या विशेषताएं हो सकती हैं इसकी? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ना आपका, तो उसने कोई बुद्धि कोई तत्व नहीं है, उन्होंने कहा बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। बुद्धि जो है वो कोई एक तत्व नहीं है, तो उन्होंने बुद्धि जो है उसको बताया है कि कई प्रकार की विभिन्न बुद्धियों का एक अस्तित्व होता है। जो बुद्धि होती है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। जो बुद्धि जो होती है वो प्रत्येक बुद्धि अपना अलग स्वतंत्र रह के कार्य करती है। और तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत गार्डनर ने कहा है कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है। नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये किस में वो होता है? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6-8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, या फिर एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर राइट होगा आपका थर्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? थर्ड। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो आज की जो क्लास है वो आज हम यहीं तक करेंगे। 15 क्वेश्चन करेंगे, अगले 15 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।